हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है ना, तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाकर जा सकते हो। और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैं आपके सामने ये सेक्टर रख रही हूँ, जो है रियल एस्टेट सेक्टर। और अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में देखो फ्रेंड्स, पिछले 5 दिन में ना बहुत अच्छी तेज़ी बनी हुई है कंपनीज़ में। तो कुछ कंपनीज़ जैसे कि मैं आपके सामने रखती हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आप पिछले 5 दिन का जो चार्ट पैटर्न भी आप देखोगे, तो अगर आप देखोगे 11% से ज़्यादा की तेज़ी है शेयर में। और अगर आप फिनिक्स मिल्स को भी देखोगे तो 10% से ज़्यादा की तेज़ी है कंपनी में। डीएलएफ की बात करें तो फ्रेंड्स 9%, क्लोजली 10% की तेज़ी है कंपनी में बनी हुई है। शोभा लिमिटेड को की भी बात करें फ्रेंड्स, तो पिछले 5 दिन में क्लोज टू 5% की तेज़ी बनी हुई है। लोधा डेवलपर्स, इसमें तो 16% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है रियल एस्टेट सेक्टर में। और अगर अब ओबरॉय रियलिटी की भी बात करें फ्रेंड्स, तो 10% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात करें फ्रेंड्स, ये भी इसी सेगमेंट में काम करती है, 9% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। अनंतराज बेसिकली डेटा सेंटर में भी काम करती है, लेकिन मेजरली इनका बिजनेस रियल एस्टेट सेक्टर में है। तो अगर आप देखो तो 6% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है। तो अगर आप इन सभी कंपनीज़ को देखो तो आप पिछले सिर्फ 5 दिन का डेटा मैंने आपके सामने रखा है, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। मतलब हर कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी शेयर या कोई पूरा सेक्टर ही वन साइडेड ग्रोथ दिखा रहा होता है, तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। तो वो रीजंस हमें स्टडी करने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए आपको पता चलेगा कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से रियल एस्टेट भाग गया। तो आने वाले टाइम में भी अगर आपकी जो नॉलेज पक्की होगी, आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी, तो आने वाले टाइम में ना फिर आप पैसा बनाकर जा सकते हो। अगर आपको लगेगा कि ये रीजंस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं बनने, तो हम इस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। तो आपकी नॉलेज बेसिस के लिए मैं ये वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर को अगर हम स्टडी करें तो ऐसे क्या रीजंस हैं रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसके 3 रीजंस हैं, जो मेजरली जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं ना, वो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। सबसे पहले फ्रेंड्स, Q1 के अपडेट्स। जब भी फ्रेंड्स क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स आते हैं ना, उससे पहले आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बिज़नेस अपडेट्स आएंगे उसके बेसिस पर बहुत बड़ी हलचल होती है। उससे पहले कुछ दिन पहले ही जो आप देखोगे कि ना बिजनेस आप शेयर्स में ना चेंजेस देखने शुरू कर दोगे, या तो शेयर नीचे आना शुरू कर देगा या शेयर ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो आपको ना पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि Q1 के जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स आने वाले हैं, तो उससे पहले कौन से शेयर्स में जो है अच्छी तेज़ी बन रही है। तो Q1 के जो बिज़नेस अपडेट्स आए ना रियल एस्टेट सेक्टर के, हर कंपनी के बहुत ही अच्छे आए। उससे पहले ही आप देख लो कि कितनी अच्छी तेज़ी बनी हुई है कंपनीज़ में। तो इनके अपडेट्स इतने अच्छे आए जो ये शो कर रहा था कि डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। इसी के चलते आने वाले टाइम में इनका जो टॉपअप है, रेवेन्यू है, वो बहुत ही अच्छा आ सकता है। तो इसी के चलते हमने देखा कि शेयर्स में ना बहुत अच्छी तेज़ी बनी। तो ये पहला रीज़न था कि रियल एस्टेट इतना क्यों भाग रहा है काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हमने देखा कि पहले बहुत ज़्यादा डर फैल गया था कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। हमारे इंडिया में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी और ग्लोबल लेवल पर भी कुछ कंट्रीज़ ने तो इंटरेस्ट रेट हाइक कर ही दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। और इंटरेस्ट रेट हाइक होना किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिचुएशंस ना धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। अब इंटरेस्ट रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो कम होती जा रही है। इंटरेस्ट रेट स्टेबल ही रहेंगे ऐसा भी माना जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट करेगी कि नहीं, जो अपने सेंट्रल बैंक है, जहाँ जो मतलब ग्लोबल लेवल के सेंट्रल बैंक्स है, वो रेट कट करेंगे कि नहीं, ये बाद वाली बात है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई। तो इसका जो डर कम हो गया ना, इसकी वजह से हम देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ना, जो इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं,
वो उनमें एक अच्छी तेज़ी बननी शुरू होगी। तो रियल एस्टेट भी एक वन ऑफ द सेक्टर है जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होना अच्छी बात नहीं होती। तो ये एक सेकंड रीज़न बना फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट रेट हाइक ना होना ही एक सेक्टर के लिए अच्छी पॉजिटिव बात बन गई। क्योंकि फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट हाइक कब होता है? इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट हाइक करना ही पड़ेगा सेंट्रल बैंक्स को। तो ये एक रीज़न बन गया कि इन्फ्लेशन का डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट हाइक का भी जो डर है कम हो रहा है। और ये अमेरिकन मार्केट ने भी शो कर दिया, क्योंकि फेडरल रिज़र्व के जो चीफ हैं जो अमेरिका के, उन्होंने भी ये प्रोबेबिलिटी बताई है कि इंटरेस्ट रेट हाइक एक बार वो करेंगे, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी अब धीरे धीरे कम हो रही है। और उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी में ये भी एक मेजर रीज़न है फ्रेंड्स कि जुलाई में ना पहले जो बातें चल रही थी कि मॉनसून अच्छा नहीं है या एल नीनो है या हीट वेव्स ज़्यादा हैं, तो जुलाई जब से शुरू हुआ है ना एक अच्छा मॉनसून दिख रहा है हमें काफ़ी एरियाज़ में। और अच्छा मॉनसून होना मींस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रो करेगा, ठीक करेगा, तो इन्फ्लेशन का पैनिक कम हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर का ख़राब होना इन्फ्लेशन लेकर आता है और इन्फ्लेशन आना सभी सेक्टर्स के लिए ख़राब हो जाता है। तो मॉनसून का अच्छा होना इस मंथ में एक पॉजिटिव ट्रिगर बन गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि इन्फ्लेशन का पैनिक कम हो गया। और इन्फ्लेशन का पैनिक कम होना एक अच्छी बात होती है, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता और उसका इम्पैक्ट हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में। तो आप ये देख सकते हो ये सारी चीज़ें ना कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, हर सेक्टर एक दूसरे से के साथ कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा करेगा तो केमिकल सेक्टर अच्छा करेगा, ट्रैक्टर की सेल्स अच्छी हो जाएंगी, और उसके बाद हम देख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली कनेक्टेड होती हैं। तो इसी के चलते हमने देखा ये दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। एंड लास्ट फ्रेंड्स थर्ड रीज़न क्या है? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंप्रूव करने शुरू हो गए। कैसे? क्रूड ऑयल का कम होना हर इकोनॉमी के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, तो क्रूड ऑयल का धीरे धीरे कम होना ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात होगी। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ किए थे गवर्नमेंट ने, वो भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन उसके बाद जो डर था कि और भी इंक्रीज़ हो सकते हैं वो नहीं हुए। क्रूड ऑयल धीरे धीरे कम हो रहा है, उससे भी क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन का पैनिक नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम रहेंगे, फ्रेट चार्जेस कम रहेंगे, लोगों की इनकम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी कंजम्पशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, स्पेंडिंग पावर उनकी उतनी ही रहेगी, ठीक रहेगी। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट हम रियल एस्टेट सेक्टर में भी देखेंगे। अच्छी बाइंग हो सकती है, डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, और वही हम देख रहे हैं। तो ये जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के, ये इंप्रूव होने शुरू हो गए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ें वो ठीक हो रही हैं। तो इसी के चलते हमने देखा फ्रेंड्स जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो नॉलेज वाला लगा हो, आपको समझ आई हो कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों तेज़ी बनी हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और जाते जाते फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे कई वीडियोस लेकर आती रहती हूँ स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर, कंपनीज़ को लेकर, तो आप डेफिनेटली उस वीडियोज़ को देख सकते हो, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ ही होगी। और वीडियो को भी फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है, शेयर है, मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।